Hello students, myself देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टर। कन्वर्टर होता क्या है? तो देखिए, कन्वर्टर AC जो सप्लाई है उससे DC में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर जो है हमारा जो AC सप्लाई है उसको DC में कन्वर्ट करता है। बेसिकली हम लोग जो विद्युत का उत्पादन करते हैं वो हमारा AC सप्लाई ही होता है। AC सप्लाई हम लोग जनरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको किसी खास वर्क के लिए DC सप्लाई की भी आवश्यकता होती है। तो DC सप्लाई की जब आवश्यकता होती है तो इन कार्यों के लिए हमको AC टू DC कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। ओके, एक और टर्म होता है जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। तो जब AC से DC में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद DC को फिर AC में जब कन्वर्ट करते हैं तब ये कहलाता है हमारा इन्वर्टर। ठीक है, हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है उसका यही काम होता है ना, कि जो मेन सप्लाई है वो हमारा AC है, उस AC से क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, यानी कि DC में कन्वर्ट किया। और जब कभी लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो क्या करता है इन्वर्टर, उसी DC को यानी कि जो बैटरी है उस बैटरी को वापस AC में कन्वर्ट करता है और सप्लाई को देता है। तो ये आपका कहलाता है इन्वर्टर। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस को ध्यान में रखना है कि कन्वर्टर में हम लोग केवल AC से DC में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन्वर्टर में AC से DC फिर DC से AC में कन्वर्ट करते हैं। अब DC की आवश्यकता आखिर होती क्यों है? तो DC जो है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो DC के बिना संभव नहीं है। ठीक है, और कुछ काम ऐसे हैं जो AC से अधिक दक्ष पर कार्य, मतलब हमको दक्ष मिलता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें DC सप्लाई से वर्क लेने पे हमको अधिक इफ़िशियंसी मिलती है। ऐसे कुछ काम अगर देखा जाए तो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दो जो प्लेट है उनके बीच जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो वहाँ पे हमको DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। सेकंड, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है आपका DC सप्लाई। और थर्ड है ट्रैक्शन वर्क में। ट्रैक्शन वर्क के अंतर्गत हमारा आता है ट्रेन हो गया, होइस्ट हो गया, क्रेन, ये सभी चीज़ें। तो इसलिए हमको DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि ये DC सप्लाई हमको चाहिए तो आखिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इनकी कुछ विधियाँ होती है। तो फर्स्ट मेथड है आपका मोटर जनरेटर सेट। इसमें एक मोटर और जनरेटर, दो मशीन को मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से दोनों जुड़े रहते हैं, दोनों के शाफ्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये कहलाता है आपका मोटर जनरेटर सेट। सेकंड है रोटरी कन्वर्टर, इसको मोटर कन्वर्टर सेट भी बोलते हैं। इसमें एक ही मशीन होता है, इसमें हम AC से DC और DC से AC दोनों रूप से सप्लाई ले सकते हैं। थर्ड है आपका मरकरी आर्क रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर है जो AC से DC में कन्वर्ट करता है। थर्ड है मेटल रेक्टिफायर। ये भी एक प्रकार का रेक्टिफायर है जो कि मेटल का यूज़ करके बनाया जाता है। थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर डायोड या SCR। सेमीकंडक्टर डायोड जो है आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग आपका मेटल रेक्टिफायर और मरकरी आर्क रेक्टिफायर ये ओल्ड विधियाँ हैं, पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की डेट में हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी अभी के डेट में देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोटर जनरेटर सेट। इस विधि के द्वारा कैसे हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। मोटर जनरेटर सेट, इसमें एक मोटर होता है और एक जनरेटर होता है। मोटर आपका 3 फेस AC से चलता है और जो जनरेटर है वो हमको DC सप्लाई आउटपुट में देता है। और दोनों जो मशीन हैं यांत्रिक रूप से संयोजित रहते हैं, दोनों का जो शाफ्ट है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब हम मोटर को 3 फेस सप्लाई देते हैं तो वो घूमने लगता है, उसके कारण, और जब वो घूमता है तो उसका शाफ्ट चूँकि जनरेटर से कनेक्टेड है तो जनरेटर में फिर DC सप्लाई उत्पादित होने लग जाता है। कुछ मेन इसमें पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना है।
कि सामान्यतः आपका जो मोटर है, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर जो यूज़ करते हैं, वो केस टाइप का मोटर होता है। ठीक है, स्लिप रिंग टाइप का नहीं होता है, केस टाइप का होता है। और अगर बड़ा मशीन है यानी कि बड़ा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं। और जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर नॉर्मली आपका कंपाउंड जनरेटर ही यूज़ किया जाता है। अब इस कन्वर्टर के लाभ की बात करें तो इसमें लाभ है आपका, फर्स्ट लाभ इसमें देखते हैं कि आउटपुट डीसी वोल्टेज आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आउटपुट डीसी जो वोल्टेज हमको मिल रहा है उसको हम लोग आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जो फील्ड वाइंडिंग है डीसी जनरेटर की, उसमें एक रियोस्टेट लगाना है। उसके द्वारा हम लोग फील्ड वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन है उसको कम ज़्यादा करके उत्पादित वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड है आपका आउटपुट डीसी जो है इसमें कांस्टेंट रहता है। आउटपुट डीसी जो हमको मिलता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें ज़्यादा कम ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। दोनों पॉइंट में आप देख रहे, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि वोल्टेज को आसानी से हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब लोड जैसे बढ़ाते हैं या लोड कम करते हैं तो उसके अंतर्गत वोल्टेज जो है स्थिर बना रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। थर्ड है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा सेटअप है इसमें हमने देखा कि सिंक्रोनस मोटर भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं सिंक्रोनस मोटर को हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों काम हो जाएगा, एक तो डीसी जो सप्लाई डीसी जो जनरेशन है, डीसी सप्लाई जनरेट भी हो जाएगा, और हमारा जो लाइन का पावर फैक्टर है वो भी, उसमें भी सुधार हो सकता है। हानि की बात करें तो तुलनात्मक रूप से दूसरा जो विधि है उसकी अपेक्षा इसकी दक्षता जो है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें दो दो मशीन हमने यूज़ किया है। एक मशीन जैसे इंडक्शन मोटर है उसमें कुछ हानियाँ होगा, उसके बाद उसका जो आउटपुट है सेकंड मशीन में गया तो सेकंड मशीन में भी कुछ हानि होगी। इस प्रकार से लॉसेस यानी हानियाँ इसमें ज़्यादा होती है और टोटल दक्षता जो है इसकी कम हो जाती है। सेकंड है प्रचालन के समय शोर अधिक होता है, क्योंकि दो मशीन दोनों आपका घूमने वाला मशीन है तो जाहिर सी बात है इसमें शोर अधिक होगा। तीसरा पॉइंट है बहुत महंगा होता है, क्योंकि दो दो मशीन इसमें यूज़ कर रहे हैं तो महंगा तो स्वाभाविक सी बात है। फोर्थ है अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो मशीन है आपका डीसी मोटर में तो अनुरक्षण की आवश्यकता वैसे भी अधिक होती है, और इंडक्शन मोटर है तो उसमें भी ऑयलिंग ग्रीसिंग की आवश्यकता हमेशा रहती है। पांचवा इसमें जो हानि है वो है ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इस मशीन को ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इस मशीन को जैसे कपल करना है अपने को, है ना, दोनों का जो शाफ्ट है उसको कपलिंग में लाना है तो उसकी कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें हैं इस प्रकार से कि फर्स्ट है मोटर और जनरेटर दोनों एक ही गति यानी कि समान गति का होना चाहिए। मान के चलिए आपका इंडक्शन मोटर अगर 1500 आरपीएम का है तो जो डीसी जनरेटर है उसका भी रेटिंग इस प्रकार हो कि 1500 आरपीएम पे हमको जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज हमको 1500 आरपीएम पे मिले। तो इस प्रकार से दोनों का जो गति है वो समान गति का रेटिंग का होना चाहिए। उचित अलाइनमेंट, उचित अलाइनमेंट कहने का मतलब है कि शाफ्ट का जो लेवल है, मतलब दो मशीन को जब हम लोग कपल करेंगे तो इसका जो शाफ्ट का अलाइनमेंट है अच्छे से हो, बराबर हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वो मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है। और शाफ्ट के चारों ओर एयर गैप का एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे मोटर जनरेटर सेट बस इतना ही था इसमें। इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें दो मशीन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में यही घुमा के आपको देगा कि मोटर जनरेटर सेट में कितने मशीन की आवश्यकता होती है डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे दो मशीन रहता है, एक मोटर होता है दूसरा जनरेटर होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, इसको
मोटर कन्वर्टर और सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मोटर कन्वर्टर भी बोलते हैं और सिंक्रोनस कन्वर्टर भी बोलते हैं। बेसिक परिचय की बात करूं तो बेसिक परिचय इसमें यह है कि ये एक प्रकार का मैकेनिकल रेक्टिफायर, इन्वर्टर और कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। मैकेनिकल बोल रहा हूँ, है ना, मैकेनिकल शब्द पे ध्यान देना है क्योंकि ये मैकेनिकल रूप से काम करता है। दूसरा जो अपना रेक्टिफायर है, जो सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर, मेटल रेक्टिफायर, ये सभी आपका स्थिर रहता है। लेकिन रोटरी कन्वर्टर जो है आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर, इन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर बोल सकते हैं। दूसरा इसमें याद रखने वाली बात है कि रोटरी कन्वर्टर को हाई पावर डीसी उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो कम पावर है उसके लिए तो हम लोग नॉर्मल रेक्टिफायर यूज़ करके कर सकते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर। लेकिन अगर हाई पावर है तो वहाँ पे हम लोग ये जो रोटरी कन्वर्टर है इसको यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर तथा डीसी जनरेटर संयुक्त रहते हैं, मतलब एक ही मशीन में ये दोनों की व्यवस्था होती है। मतलब इनके वाइंडिंग्स इस प्रकार से रखे जाते हैं कि ये सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर दोनों का काम एक ही मशीन से हो जाता है। संरचना की बात करें तो ये डीसी जनरेटर के समान ही संरचना होती है। और सेकंड पॉइंट है कि बेटर कम्युनिकेशन के लिए इसका जो पोल है इसमें इंटरपोल यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है कि समान क्षमता के डीसी जनरेटर की अपेक्षा, मतलब अगर कोई डीसी जनरेटर है, नॉर्मल जो डीसी जनरेटर, उसकी जो क्षमता है तो उसी क्षमता के हिसाब से अगर इसको भी देखा जाए तो इसका जो कम्यूटेटर है उसको बड़ा रखते हैं, क्योंकि इसमें अधिक लोड और वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होना चाहिए, इसलिए कम्यूटेटर को बड़ा रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें स्लिप रिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तरफ हमको डीसी मिलेगा, दूसरी तरफ एसी। थर्ड है पोल फेस पर डैम्पर वाइंडिंग यूज़ किया जाता है। एंड फिफ्थ है आपका आर्मेचर लैप वाइंडिंग यूज़ इसमें किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रोटरी कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ कि इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्लिप रिंग साइड को अगर एसी प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाए, स्लिप रिंग तरफ से हमको एसी मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर एसी प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाए तो ये आपका अल्टरनेटर की भांति वर्क करेगा। ठीक है, अगर किसी माध्यम से हम उसके शाफ्ट को घुमाते हैं और एक तरफ जो डीसी सप्लाई है वो देते हैं और स्लिप रिंग की तरफ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, तो ये अल्टरनेटर की तरह वर्क करने लग गया। इसी प्रकार से अगर कम्यूटेटर से आउटपुट लेते हैं तो ये आपका डीसी की तरह वर्क करेगा, यानी डीसी जनरेटर की तरह। थर्ड है एसी व डीसी दोनों, अगर हम लोग किसी माध्यम से शाफ्ट को घुमाएं तो हमको एसी और डीसी दोनों मिलेगा इसमें, है ना। एक कम्यूटेटर की तरफ से डीसी मिलेगा और स्लिप रिंग की तरफ से हमको एसी मिलेगा। तो इस प्रकार से भी ये वर्क करता है। तो ऐसे ही एसी से डीसी अगर वर्क करता है तो ये सिंक्रोनस मशीन कहलाएगा, और अगर डीसी से एसी वर्क करता है तो ये इन्वर्टर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो रेक्टिफायर है, विधि है बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका कहलाता है मेटल रेक्टिफायर। ये दो प्रकार के होते हैं। मेटल रेक्टिफायर में हम लोग धातु, मेटल माने धातु यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रकार के धातु यूज़ करके बनाया जाता है। फर्स्ट है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, यानी कॉपर के ऑक्साइड का यूज़ करके एक रेक्टिफायर बनाया जाता है। और सेकंड है आपका सेलेनियम रेक्टिफायर, जिसमें सेलेनियम धातु यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कॉपर को अगर देखें, कॉपर में किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, तो कॉपर में दो लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर में कॉपर, मेन कॉपर जो प्लेट है वही रहता है, और उसमें आपका कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, कॉपर की जो प्लेट है उसको 100 डिग्री से आपका 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उसको गर्म करते हैं और धीरे धीरे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार कॉपर की जो प्लेट है उसमें एक कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दो भाग में बढ़ गया ये। अब मान के चलिए कि दो भाग में इसमें है, और नॉर्मल जो अपना डायोड रहता है
वैसे ही इसमें भी दो परत इसमें बन गया है। जैसे नॉर्मल डायोड में पी और एन दो परत होता है, वैसे ही इसमें एक ऑक्साइड है, एक कॉपर की परत है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, यानी कि ऑक्साइड से कॉपर की तरफ आते हैं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमको कम रेजिस्टेंस मिलता है। तो जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस स्थिति पे होगा। डायोड ऐसे ही होता है ना, अगर रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा वो, ये आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आपका कहलाता है रिवर्स बायस। तो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अधिक होगा और ये आपका रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा। सेम कंडीशन आपका सेलेनियम धातु के साथ भी ऐसा ही होता है, बस इसमें 4 लेयर यूज़ करते हैं। इसमें जो धातु यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम और स्टील, एक धातु तो ये और दूसरा आपका सेलेनियम। तो स्टील, एल्युमिनियम और स्टील में स्टील ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्टील के साथ निकिल धातु की कोटिंग कर देते हैं। स्टील धातु में क्या करते हैं, निकिल धातु की कोटिंग कर देते हैं। और इसी प्रकार सेलेनियम जो धातु है उसमें टीन या कैडमियम की कोटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 लेयर बन जाता है। नीचे देखें तो ये स्टील है और इसके बाद स्टील के ऊपर निकिल की धातु लगी है, फिर आपका सेलेनियम है और सेलेनियम के ऊपर टीन या कैडमियम की कोटिंग लगी है। इसमें भी सेम कंडीशन होता है, अगर नीचे से ऊपर जाएं यानी स्टील से सेलेनियम की तरफ जाएं तो रेजिस्टेंस कम होगा और सेलेनियम से स्टील की तरफ आएँ तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, स्टील से अगर सेलेनियम की तरफ जाते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड बायस मानेंगे और सेलेनियम से स्टील की तरफ आते हैं तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका कन्वर्टर।